साल 1944 जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, दो फाइटर पायलट, एक अमेरिका का हैंग मार्लो और दूसरा जापान का गुनपे इकारी, लड़ते लड़ते एक रहस्यमय टापू पर गिर जाते हैं। इस टापू का नाम था स्कल आइलैंड। क्योंकि दोनों अलग अलग देशों के दुश्मन थे, इसलिए उतरते ही वे आपस में भिड़ जाते हैं। पर तभी एक विशालकाय गोरिल्ला सामने आ जाता है, किंग कॉन्ग। वो इस टापू का राजा और रक्षक था। कॉन्ग को देखकर दोनों अपनी लड़ाई छोड़ देते हैं। अब वे साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो टापू से बाहर नहीं जा पाते और उनके देश से भी कोई उन्हें लेने नहीं आता। आखिरकार वह दोनों वहीं रहने लगते हैं। कुछ समय बाद उनकी मुलाकात टापू पर रहने वाले ईवी नाम के एक आदिवासी कबीले से होती है। ये लोग ना तो बोलते थे और ना ही लड़ते थे। उनके लिए कॉन्ग एक भगवान था जो उन्हें राक्षसों से बचाता था। हैंग और गुनपे को ये लोग अपने साथ रहने देते हैं और सब मिलकर शांति से रहने लगते हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक दिन स्कल क्रोलर नाम का एक भयानक राक्षस जमीन से बाहर आता है। वो दिखने में एक बड़ी छिपकली जैसा था। वही राक्षस गुनपे को खा जाता है। अब इस अजनबी टापू पर मार्लो अकेला इंसान रह जाता है। ये स्कल क्रोलर बहुत खतरनाक होते हैं और जमीन के नीचे छिपे रहते हैं। इन्होंने कॉन्ग की पूरी प्रजाति को खाकर खत्म कर दिया। अब कॉन्ग ही अकेला बचा था जो इन्हें जमीन से बाहर नहीं आने देता था। इस तरह सालों बीत जाते हैं और मार्लो अपने देश लौटने की उम्मीद में बस जीता रहता है। कहानी अब आती है साल 1973 में। अमेरिका में एक ऑर्गेनाइजेशन थी मोनार्क। ये संस्था प्राचीन विशाल जीवों पर रिसर्च करती थी। उन्हें सैटेलाइट के जरिए स्कल आइलैंड का पता चलता है। विलियम रेंडा नाम का एक पूर्व मिलिट्री अफसर मोनार्क में काम कर रहा था। वह कई साल पहले एक मिशन के दौरान एक राक्षस देख चुका था, लेकिन सरकार ने उस पर विश्वास नहीं किया। अब जब उसे स्कल आइलैंड की जानकारी मिली तो उसे यकीन हो गया कि उसने जो देखा था वह यहीं से जुड़ा है। वह मोनार्क के वैज्ञानिक ह्यूस्टन ब्रुक्स के साथ मिलकर सरकार से मिशन की इजाजत लेता है, लेकिन असल मकसद छुपा कर बताता है कि वो वहाँ नए संसाधनों की खोज के लिए जा रहे हैं। अब इस मिशन के लिए एक टीम तैयार की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं कुछ वैज्ञानिक, अमेरिका सेना के अफसर कर्नल पैकर्ड और उसके सोल्जर्स, एक ट्रैकर जेम्स कॉनरेड जो जंगल मिशनों का एक्सपर्ट था, और एक फोटो जर्नलिस्ट मैशन बीवर जो युद्ध क्षेत्रों की तस्वीरें खींचती थी। ये सभी लोग बैंकॉक में इकट्ठा होते हैं। वहाँ से एक जहाज में बैठकर पैसिफिक ओशन की ओर निकल जाते हैं। जहाज में कई हेलीकॉप्टर भी होते हैं, क्योंकि स्कल आइलैंड के चारों ओर भयंकर तूफान आते हैं, इसलिए शिप से उतरना मुमकिन नहीं था। जैसे ही वे आइलैंड के करीब पहुंचते हैं, सभी हेलीकॉप्टरों से उड़कर तूफान पार करते हुए आइलैंड में घुस जाते हैं। जैसे ही टीम अंदर पहुंचती है, मिलिट्री वाले नीचे बम गिराने लगते हैं। रेंडा ने उन्हें बताया कि ये जमीन के अध्ययन के लिए जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो इन धमाकों के जरिए आइलैंड के छुपे राक्षसों को बाहर लाना चाहता था। इन धमाकों से जंगल में उथल पुथल मच जाती है और इससे कॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इससे न सिर्फ जंगल को नुकसान हो रहा था, बल्कि स्कल क्रोलर भी जमीन से बाहर आने लगते हैं। कॉन्ग अब हमला करता है। वह सारे हेलीकॉप्टर को नष्ट कर देता है ताकि कोई और बम ना गिरा सके। इस हमले में कई सैनिक मारे जाते हैं और बाकी लोग जंगल में इधर उधर बिखर जाते हैं। कर्नल पैकर्ड को इस पर गुस्सा आता है। उसके सारे साथी मारे गए थे और अब वो किंग कॉन्ग से बदला लेने की कसम खाता है। कर्नल पैकर्ड अब पूरी तरह कॉन्ग से बदला लेने के लिए तैयार था। उसने ठान लिया कि वह हर हाल में कॉन्ग को मारेगा। इस वक्त उसके साथ विलियम रेंडा भी था, लेकिन अब कर्नल को रेंडा पर शक हो गया था, इसलिए वो उसे बंदूक दिखाकर सच उगलवाता है। तब रेंडा बताता है कि सालों पहले उस पर एक राक्षस ने हमला किया था और तभी से वह इन मॉन्स्टर्स की तलाश कर रहा है। उसे डर है कि अगर इन राक्षसों को अभी नहीं रोका गया तो एक दिन ये इंसानों पर हमला कर देंगे। अब कर्नल और रेंडा एक ही मकसद के साथ काम कर रहे थे, कॉन्ग को खत्म करना, लेकिन उनके प्लान के लिए उन्हें बम और भारी हथियारों की जरूरत थी, जो एक सोल्जर चैपमैन के पास थे। वह इस वक्त बाकी ग्रुप से बिछड़कर कहीं दूर अकेला था। जैसे ही कर्नल को रेडियो से चैपमैन की लोकेशन मिलती है, वह रेडा और अपने सैनिकों को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उन पर एक विशाल मकड़ी हमला कर देती है। इस हमले में एक सैनिक मारा जाता है, लेकिन बाकी लोग मिलकर उस मकड़ी को मार देते हैं। दूसरी ओर जेम्स कॉनरेड, मैसन बीबर, कुछ सैनिक और साइंटिस्ट मिलकर टापू से बाहर निकलने की योजना बना रहे थे। मिशन से पहले ही तय था कि 3 दिन बाद एक स्पेशल शिप आइलैंड के नॉर्थ हिस्से में आएगी उन्हें लेने। अब उनकी कोशिश यही थी कि 3 दिन के अंदर नॉर्थ तक किसी तरह पहुंच जाए। रास्ते में उनका सामना होता है ईवी आदिवासियों से, जो उन्हें घेर लेते हैं और मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी हैंग मार्लो वहां आ जाता है। वही पायलट जो 1944 में इस आइलैंड पर गिरा था। अब उसे यहाँ रहते 28 साल हो चुके थे और ईवी लोग उसे पहचानते और मानते थे। मार्लो सबको समझा देता है और ईवी लोग कॉनरेड के ग्रुप को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब मार्लो उन्हें स्कल
आइलैंड की असलियत बताता है कि कोंग इस टापू का राजा और रक्षक है। उसने हेलीकॉप्टरों पर हमला इसलिए किया ताकि जंगल और बाकी जानवर सुरक्षित रह सकें और स्कल क्रॉलर जैसे राक्षस जमीन से बाहर न आए। ये जानकर कॉनरेड, बीवर और बाकी लोग भी कोंग को समझने और सम्मान देने लगते हैं। अब उनका अगला मकसद था नॉर्थ की तरफ पहुंचना, जहां से वो बचाए जा सकते थे, लेकिन रास्ता लंबा था और मार्लो बताता है कि पैदल 3 दिन में पहुंचना नामुमकिन है। तब वह एक नाव के बारे में बताता है जो उसने कई साल पहले अपने पुराने जहाज के पार्ट्स से बनाई थी, लेकिन वो कभी चल नहीं पाई। अब कॉनरेड और टीम मिलकर उस नाव को 2 दिन में ठीक कर लेते हैं और सभी लोग मिलकर नाव से नॉर्थ की ओर निकल जाते हैं। मार्लो भी इस ईवी कबीले को छोड़ देता है क्योंकि वह आखिरकार अपने घर लौटना चाहता था। इधर दूसरी तरफ स्कल क्रॉलर जैसे राक्षस अब जमीन पर आ चुके थे और शिकार की तलाश में घूम रहे थे। उनसे एक राक्षस चैपमैन के पास पहुंचता है और उसे मारकर खा जाता है। उधर नाव में बैठे कॉनरेड और उसके साथी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ खतरनाक पक्षी हमला कर देते हैं। वे एक आदमी को उठा ले जाते हैं और मार डालते हैं। इसी दौरान कॉनरेड के ग्रुप को कर्नल पैकर्ड की लोकेशन मिल जाती है। अब वे अपनी नाव रोक कर पैकर्ड को ढूंढने निकलते हैं और दोनों ग्रुप की आखिरकार मुलाकात हो जाती है। अब सब लोग चाहते हैं कि वे नॉर्थ की तरफ जाए और वहां से सुरक्षित निकल जाएं, लेकिन कर्नल पैकर्ड ऐसा नहीं चाहता। वह अब भी चैपमैन को ढूंढना चाहता था, जबकि उसे नहीं पता था कि चैपमैन मर चुका है। असल में पैकर्ड को उसकी चिंता नहीं थी, उसे तो बस वहां पड़े बम और हथियार चाहिए थे जिससे वह कोंग को मार सके। मार्लो उसे रोकने की कोशिश करता है। वह बताता है कि उस दिशा में जाना खतरनाक है क्योंकि वहीं स्कल क्रॉलर का अड्डा है, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं मानता और सबको जबरदस्ती वेस्ट की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सालों पहले लिजर्ड मॉन्स्टर ने कोंग के माँ बाप को मार डाला था। उस मैदान को पार करते वक्त वहां एक स्कल क्रॉलर आ जाता है जिसने चैपमैन को मारा था। वह राक्षस विलियम रेंडा को खा जाता है और बाकी सब पर हमला करके कुछ और सोल्जर्स को भी मार देता है। तब बीवर एक लाइटर से उस जगह के ज्वलनशील लिक्विड में धमाका करती है जिससे वह मॉन्स्टर मर जाता है। मरने से पहले स्कल क्रॉलर के मुंह से एक खोपड़ी बाहर निकलती है जो चैपमैन की होती है। इससे सबको उसकी मौत के बारे में पता चल जाता है, लेकिन पैकर्ड अब भी वेस्ट में जाना चाहता था। तब सबके पूछने पर वह बताता है कि उसे असल में वह बम्स चाहिए ताकि वह कंग को मार सके। इस पर कॉनरेड, मार्लो और बाकी लोग कर्नल से कहते हैं कि कंग को मारना गलत है, पर वह किसी की बात नहीं मानता। तब बीवर, कॉनरेड और ब्रुक्स की टीम पैकर्ड से अलग हो जाती है और वे लोग अपने बोट की तरफ लौटने लगते हैं ताकि वो आइलैंड से निकल सकें। कर्नल अपने सभी सोल्जर्स को लेकर उन हथियारों के पास पहुंचता है। वहां वे लोग बम्स का एक जाल बिछाते हैं, फिर उस जगह पर बहुत सारे धमाके करते हैं ताकि कंग उनकी तरफ आकर्षित हो। दूसरी तरफ कॉनरेड और बीवर को रास्ते में कंग मिल जाता है जो उन्हें शांति से देखता है और अपने पास आने देता है। तभी उसे उन धमाकों की आवाज सुनाई देती है जो कर्नल के ग्रुप ने किए थे, इसलिए वह वहां से निकलकर उस जगह की ओर जाने लगता है। इधर बीवर और कॉनरेड समझ जाते हैं कि कंग एक अच्छा प्राणी है, इसलिए वे उसे बचाने का फैसला करते हैं। इसमें मार्लो भी उनकी मदद करता है और ये तीनों बाकी लोगों के बोट में जाने को कहते हैं। उधर पैकर्ड और उसके साथियों ने कंग पर आग से हमला करके उसे काफी कमजोर कर दिया था और अब वे उसे बम से मारने वाले थे। तभी कॉनरेड, बीवर और मार्लो वहां आ जाती हैं और सबको रोक कर समझाने की कोशिश करती हैं। इससे बाकी सोल्जर्स उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन कर्नल अब भी जिद पर अड़ा रहता है। तभी वहां सबसे बड़ा स्कल क्रॉलर आ जाता है जिसने कंग की पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया था। इसलिए बीवर, मार्लो, कॉनरेड और सभी सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं, लेकिन पैकर्ड वहीं खड़ा रहता है। वह अब भी उस बम से कंग को मारना चाहता था जिससे वह खुद भी मारा जा सकता था और शायद वह स्कल क्रॉलर भी, पर कर्नल के बम फोड़ने से पहले ही कंग उसे मार डालता है। इसके बाद वह बड़ा स्कल क्रॉलर कंग पर हमला करता है और उसे बेहोश करके इंसानों का पीछा करता है। कॉनरेड और बाकी लोग अपनी बोट की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और वह मॉन्स्टर उन्हें मारने आ रहा था। तभी वहां कंग आ जाता है जो उस स्कल क्रॉलर से लड़कर इंसानों को बचाने लगता है, लेकिन फिर वह मॉन्स्टर कंग को एक पुरानी शिप में फंसा कर उसे मारने की कोशिश करता है। तब बोट वाले लोग वहां आकर एक गन से स्कल क्रॉलर पर हमला कर देते हैं जिससे कंग बच जाता है। अब उस पुराने शिप की एक ब्लेड से उस मॉन्स्टर को बहुत घायल कर देता है। इस लड़ाई के बीच में बीवर उस नदी में गिर जाती है जिसे कंग अपने हाथ से बाहर निकालता है, पर तभी स्कल क्रॉलर होश में आ जाता है और कंग के हाथ से लड़की को छीन कर खाने की कोशिश करता है। तब कंग उसकी जवान खींच लेता है जिससे वह मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और बीवर बच जाती है। फिर कॉनरेड, मार्लो, बीवर और बचे हुए सब लोग अपनी बोट से नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। कंग उन्हें शांति से अलविदा करता है। अब उन इंसानों को आइलैंड से बाहर निकालने
करने के लिए मोनार्क के हेलीकॉप्टर वहां आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सैटेलाइट से यहाँ पता चल गया था कि उनके मिशन में गड़बड़ हो गई है। फिर उस आइलैंड से निकलकर हैक मार्लो अपनी फैमिली से मिलने जाता है। वहां वह अपने बेटे को पहली बार देखता है और अब वह रिटायर होकर एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है कि कॉनरेड और बीवर मोनार्क में मौजूद थे, जहां उनसे स्कल आइलैंड के बारे में पूछताछ की जा रही थी, और अब ब्रुक्स और उसकी एक साथी सान उन दोनों को मोनार्क में भर्ती कर लेते हैं। फिर वे बीवर और कॉनरेड को बताती हैं कि कंग इकलौता मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी प्राणी हैं जो पहले इस धरती पर राज करते थे। फिर ब्रुक्स और शान उन दोनों को कुछ पुरानी पेंटिंग्स दिखाती हैं जिसमें गॉडजिला और दूसरे मॉन्स्टर थे। मोनार्क का यह मानना था कि वह सब राक्षस आज भी जिंदा है और वे वापस आकर धरती को इंसानों से छीन सकते हैं। और यहीं पर ही इस मूवी का दी एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।